तो इस वीडियो में हम ऑब्वियसली बात करने वाले हैं वन शॉट एंड यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि आपका सब्जेक्ट नेम है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एंड ऑलरेडी आई हैव कवर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका मैंने सिलेबस का वीडियो अपलोड किया है। आप सोचोगे सिलेबस क्यों? सबसे पहले सिलेबस में हमने ये बताया कि इस सब्जेक्ट जो है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल ईएमआई हम बोलते हैं शॉर्ट में, इसको कैसे कवर करना है। एंड ऑब्वियसली ये 4 क्रेडिट का है। तो 4 क्रेडिट का है तो आप ऑब्वियसली वन ऑफ द कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर सब्जेक्ट, तो इसको बिल्कुल ही आप मतलब नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 4 क्रेडिट एज वेल एज ये कोर सब्जेक्ट है। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा एज आई एम सीनियर टू यू कि सबसे पहले जो मैंने सिलेबस का वीडियो डाला है उसको देख लो। मैंने उसमें पूरा अपना डिटेल बताया कि मैंने कहाँ गलती की थी और क्यों मैं 54-55 तक ही रुक गया था, मतलब, और आप कैसे इससे अधिक जो मैंने स्कोर किया था उससे कैसे अधिक स्कोर करेंगे। तो चलिए इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो यूनिट नंबर फर्स्ट का जो नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एज आई हैव नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप गेट में तो उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, लेकिन हाँ, अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई लेवल या ए लेवल का करते हो, ठीक है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं। और ओबियसली मैं अगर यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करूँ तो यूनिट नंबर फर्स्ट ऐसा सब्जेक्ट, मतलब ऐसा यूनिट है इसमें इंट्रोडक्शन है। अगर यूनिट नंबर फर्स्ट अगर अच्छे से नहीं आप समझोगे तो यूनिट नंबर सेकेंड, यूनिट नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब को रिलेटेड है। और ये जो है ऐसा यूनिट है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर अच्छे से पढ़ो तो, है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम मेजरमेंट हमें पढ़ना है, एक मेजरमेंट की डिफिनीशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, देखो ये आपका 22 पेज में हमने पीपीटी को तैयार किया है और बहुत ही अच्छे से पीपीटी तैयार किया है। मतलब ऐसा कंटेंट ही मैंने इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली हमने पहले ही बता चुका है कि हम पिछली बार एग्जाम दिए हैं और जहाँ जहाँ हमने गलती किया है उस गलती को भी बताएंगे और क्या आपको इम्प्रूवमेंट करना है उस चीज़ को बताएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये वन शॉट जो है ऑब्वियसली सबसे यूनिक होने वाला है। अगर आप 1 घंटे देते हो तो आपको ऑब्वियसली 1 घंटे में पूरा एक यूनिट हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो, आपको हम यही कहेंगे कि पूरा वीडियो को लास्ट तक देखो और जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि सभी बच्चे इसका एंजॉय ले सकें, ठीक है। पढ़ाई एक एंजॉय है, चलो एंजॉय करते हैं। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज अ सिस्टम इंस्ट्रूमेंटेशन रेफर टू कंप्लीट सेट ऑफ कंपोनेंट, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ कंपोनेंट। जैसे उसमें क्या होता है, सेंसर, सिग्नल कंडेंसिंग, मतलब प्रोसेसिंग टुगेदर। मतलब देखो, अगर बहुत आसानी से हम बताएं तो कोई भी चीज़ हमें मेजरमेंट करना है, जैसे हमें वोल्टेज मेजर करना है, सबसे पहले सबसे पहले वोल्ट मीटर होगा। ये इनपुट वैल्यू हम इसमें वोल्टेज देंगे, फिर उसमें सिग्निंग, मतलब सेंसिंग होगा, वोल्टेज सेंसिंग करेगा वोल्ट मीटर। उसके बाद सिग्नल उसमें बनेगा, सिग्नल कंडेंसिंग अगर डिजिटल है तो, अगर सिग्नल प्रोसेसिंग डिजिटल को बता रहा है तो डाटा, मतलब उसको डाटा आएगा, उसके बाद उसको डाटा को डिस्प्ले कर देगा, तो ये डिजिटल हुआ। एनालॉग में भी अगर हमें मेजरमेंट करना है, सबसे पहले वोल्टेज लेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे, वोल्टेज इनपुट देंगे, उसके बाद इनपुट देंगे, इसमें प्रोसेसिंग हो, प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा एनालॉग में हमारा आउटपुट शो हो जाएगा। तो ये हमारा मेजरमेंट है। अगर 2 नंबर में पूछता है व्हाट इज मेजरमेंट, तो ये जो हमने ये आपको डायग्राम दिया है, ऐसे बिल्कुल डायग्राम बनाओ कि इनपुट, इनपुट और सेंसिंग एलिमेंट, फिर सिग्नल कंडेंसिंग एलिमेंट, फिर उसके बाद सिग्नल प्रोसेसिंग होता है, फिर डाटा प्रेजेंटेशन होता है, फिर आउटपुट आता है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है कैसे हम मतलब मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे पढ़ेंगे वैसे वैसे मतलब टफनेस आएगा, लेकिन हर एक टफनेस को मैं इतना अच्छे से बताऊंगा विथ ब्लॉक डायग्राम। देखो, हर जगह मैंने इतना प्रिसाइज वे में, वही प्रिसाइज एक्यूरेसी आएगा, प्रिसाइज वे में इतना अच्छे से हमने पीपीटी तैयार किया, आपको बोरिंग तो फील ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमने आपको मेजरमेंट बताया। मेजरमेंट के बाद आगे हम बात करें तो मेजरमेंट के बाद आता है एलिमेंट कितने, मतलब मेजरमेंट करने के लिए एलिमेंट हमने बताया। सबसे पहले इनपुट मेजर करेंगे। इनपुट मेजर करने के बाद अभी आपको ट्रांसड्यूसर नहीं मालूम होगा। देखो, ट्रांसड्यूसर एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो किसी भी सिस्टम को, कोई भी मतलब किसी भी टाइप का इनपुट हो, जैसे मैकेनिकल हो गया, ठीक है, रोटेशनल हो गया, कोई भी टाइप का मतलब हमारा हो, वाटर हो, मतलब कुछ भी हो, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करता है। ट्रांसड्यूसर जो होता है एक चेंजिंग डिवाइस होता है, कन्वर्जिंग डिवाइस कह सकते हैं, होता है जो चेंज करता है। सबसे पहले हम इनपुट देंगे, मतलब कैसे मेजरमेंट करते हैं उसका एलिमेंट देखो आएगा आपके एग्जाम में तो जरूर लिखना है। ट्रांसड्यूसर होता है, ट्रांसड्यूसर का सिग्नल कंडेंसिंग होता है। देखो, इनपुट सेंसर में गया, सेंस किया, सेंसर के बाद ट्रांसड्यूसर उसे कन्वर्ट करेगा। जैसे हमें
स्पीड मेजर करना है, ठीक है, स्पीड। तो स्पीड के लिए सबसे पहले ट्रांसड्यूसर में रोटेशन ये मेजर करेगा, उसका रोटेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, सिग्नल कंडीशनिंग होगा। उसके बाद जो डिस्प्ले लगा होता है, जैसे आप कभी भी मतलब लैब में गए होगे तो 2-3 टाइप के मतलब डिजिटल मल्टीमीटर होते हैं, मीटर होते हैं, मल्टीमीटर ही मान लो। तो जैसे हम वोल्टेज इनपुट में देते हैं अगर मेजर करना है, फिर सिग्नल कंडेंसिंग होगा, ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो वही बता रहा है कि हमारा जो मेजरमेंट है वो कैसे होता है, और ये ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। तो ये हमारा मेजरमेंट हुआ। उसके बाद जो सबसे पहले हमें पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर टू टाइप। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना इंस्ट्रूमेंट का, वो 2 टाइप का होता है, एक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, डायनेमिक। देखो स्टैटिक मतलब जो मतलब स्थिर है, ऑब्वियसली भाई ये तो समझ ही रहे हो, और डायनेमिक मतलब जो गतिशील है। तो कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखो, जो ये मैं बता रहा हूँ ना, ये 2 नंबर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इतना कन्फ्यूजिंग है, अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो एक्यूरेसी प्रिसीजन कभी समझ में नहीं आएगा। और देखो एक्यूरेसी प्रिसीजन को समझाने के लिए ही हमने इतना अच्छा मतलब डायग्राम का हेल्प लिया है। तो एक्यूरेसी क्या है? इट इज़ द क्लोजनेस विथ द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेज द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। मतलब ये मतलब जितना नियर बाय, जैसे मैं मान के चलो यहाँ पे देखो दिखा रहा है, पहले हम समझाते तो उसके बाद हम डिफिनेशन को बता देंगे। जैसे देखो हमारे टारगेट है, टारगेट के पास कितना क्लोजनेस, यहाँ पे लिखा है ना, क्लोजनेस कहीं लिखा होगा, देखो क्लोजनेस विथ द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोच, मतलब ये हमारा टारगेट है। और ये जो मतलब एरो है बार बार देखो एकदम हमारे टारगेट के पास आ रही है, तो ये हमारा प्रिसाइज हुआ, नहीं ये हमारा एक्यूरेट हुआ। कितना एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, सॉरी एक्यूरेट हुआ, ठीक है। और प्रिसाइज मतलब क्या, देखो जैसे प्रिसाइज क्या होगा कि ये हमारा टारगेट है, ठीक है, ये हमारा बीच वाला टारगेट होता जानते हैं। टारगेट को मतलब टारगेट पे नहीं जाके कहीं भी जो वैल्यू दे रहा है, कहीं भी वैल्यू दे रहा है, लेकिन वो वैल्यू वहीं पे बार बार मेजरमेंट कर रहे हैं, मगर उतना ही वैल्यू आ रहा है। मान के चलो हमें वोल्टेज मेजर करना है 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट वो मेजर ना करके 3 वोल्ट मेजर कर रहा है, 3.01 मेजर कर रहा है, 2.9 मेजर कर रहा है। तो ये जो है एक्यूरेट नहीं है, ये प्रिसाइज है। मतलब ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो भी मेजर कर रहा है वैल्यू पास में मेजर कर रहा है, इसलिए प्रिसाइज है। जैसे देखो ये डायग्राम हम बताएं, तो ये डायग्राम देखो पास में हमारा टारगेट यहाँ है, लेकिन ये पास में आ रहा है, तो यहाँ पे ये हाई प्रिसाइज है लेकिन लो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी तो है नहीं। वैसे ही देखो ये हाई प्रिसाइज है, हाई एक्यूरेसी, बार बार टारगेट पे आ रहा है, और मतलब एकदम टारगेट के नज़दीक है, क्लोजनेस ऑफ वैल्यू। तो ये हाई प्रिसाइज हाई एक्यूरेसी, अगर ऐसे जो डायग्राम ये मैं दिया हूँ अगर ये बना दिए ना, तो ऑब्वियसली यार जो टीचर होगा ना वो देखेगा ही नहीं तुम्हारा कॉपी क्या लिखे हो, बस डायग्राम से ही नंबर देगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं ईएमआई आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपसे यही कहूँगा, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि जितना हो सके डायग्राम को रटो, डायग्राम को जितना अच्छे से बना सकते हो। और डायग्राम बनाना ही नहीं होता, डायग्राम में क्या क्या लिखा होता है, जैसे मान के चलो आप वोल्ट मीटर ही बनाते हो, तो वोल्ट मीटर बनाते हो तो यहाँ पर वोल्टेज होता है, तो लिखना होता है उसको, उसको मतलब क्या कह सकते हैं, उसे इंडिकेट करना होता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगाए हुए हैं। वैसे ही प्रिसाइज एक्यूरेसी इधर हुआ, ये देखो यहाँ पे ये ना तो प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है, ये देखो ये एक्यूरेट है मतलब टारगेट पास है, लेकिन मतलब लो प्रिसाइज है, कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, टारगेट देख रहे हो ना। तो ऐसे एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, हमने डायग्राम से बताया। ऑब्वियसली डायग्राम से जब समझ में आया तो ये कुछ नहीं है, क्लोजनेस विद द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोच इज नॉन एज एक्यूरेसी, प्रिसीजन इंडिकेट द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट द ग्रुप ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट, मतलब वेरिएबल। ये डिफिनीशन देख लेना, थोड़ा बहुत डिफिनीशन अगर गलत भी हो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप नहीं लिख पाते हो ग्रामेटिकली भी कोई बात नहीं, बिल्कुल मत डरना, बस आपका डायग्राम सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू इनपुट। ऑब्वियसली सेंसिटिविटी वही होता है कि मतलब चेंज इन आउटपुट अपन इनपुट, मतलब आउटपुट और इनपुट में कितना चेंज हो रहा है उसी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट कोई भी हम यूज कर रहे हैं वोल्ट मीटर या एमीटर, उसके आउटपुट का रेशियो और इनपुट का रेशियो चेंजेस में, उसी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये तीनों डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिजोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट चेंज इन क्वांटिटी बिंग मेजर दैट डिटेक्टेड इंस्ट्रूमेंट। मतलब देखो रिजोल्यूशन क्या होता है, कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट लिए, एमीटर लिए या वोल्ट मीटर लिए, सब चीज़ एमीटर वोल्ट मीटर से इसलिए हम समझा रहे हैं अभी कि अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्टिंग में शायद अगर आप देखो ऑब्वियसली ये वन शॉट है, वन शॉट मीन्स रिवीजन, और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इतना उम्मीद है कि आप क्लास में ज़रूर एक बार पढ़े हो, इसीलिए इसमें इतना मतलब डिटेल में नहीं बात करूँगा। तो मैं अगर मीटर वोल्ट मीटर का इसलिए ले रहा हूँ कि मीटर वोल्ट मीटर जरूर देखे होगा और लैब में इसका एक्सपेरिमेंट किए ही होगे।
अभी तक सेकेंड ईयर में आ गए तो एमीटर वोल्ट मीटर से बहुत ही मतलब फैमिलियर हो गए। तो देखो स्मॉलेस्ट चेंज इन क्वांटिटी बिंग मेजर्ड, मतलब थोड़ा सा चेंज है जो क्वांटिटी का स्मॉलेस्ट चेंज, और वो डिफ्लेक्शन शो हो तो उसी को हम रेजुलेशन कहेंगे। कितना रेजुलेट है, मतलब थोड़ा सा ही चेंज किए, मान के चलो हमें एमीटर है, थोड़ा सा हम करंट बढ़ाएं थोड़ा सा और ये डिटेक्ट कर दिए तो हम कहेंगे कि हाई रेजुलेशन है। लेकिन मान के चलो करंट बढ़ाते जा रहे हो, ये कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, कुछ मतलब ज़्यादा चेंजेज होने के बाद हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रेजुलेशन इसका हमारा जो मीटर है कम है। यहाँ से रेजुलेशन क्या होता है हमने बताया, ठीक है। अब डेड जोन क्या होता है, डेड जोन इज इन विच द मतलब नेवर शो आउटपुट। अरे ऑब्वियसली यार डेड जोन मतलब नाम से ही डेड हो गया। ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, कितना भी वोल्टेज मान के जो मेजर करना है, वोल्टेज बढ़ाया जा रहा हो बढ़ाया जा रहा हो, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं शो कर रहा, तो उसे हम कहेंगे कि डेड जोन है, इसके बाद ये मेजर नहीं कर सकता। वही सेंसिटिविटी का फिगर ऐसे बना देना कि कितना सेंसिटिव है, मतलब ये सेंसिटिविटी का हो गया, रिजोल्यूशन कितना है, तो ऐसे डायग्राम जरूर बना देना आपके एग्जाम में आएगा, तो आता ही है 2 नंबर में, ठीक है। तो ये था हमारा जो स्टैटिक, जो देखो जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक था, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में हमने 3 बताया, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी और हमने रेजोल्यूशन बताया। डेड जोन ये हमने 5 बताया स्टैटिक जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है मेजरमेंट का, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। देखो जो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें फील्डिटी आता है, लैग आता है, स्पीड आता है। मतलब देखो ये जो है ना फील्डिटी, ऑब्वियसली देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे लिखा होगा विदाउट कंसिडरिंग डायनेमिक एरर, दिस it indicates a degree to which output changes with respect to change in input without considering dynamic error। मतलब डायनेमिक एरर को कंसिडर नहीं करते हुए भी जो मतलब हमारे चेंजेज आता है इनपुट के कारण आउटपुट में, उसको फिल्डिटी कहते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। अब लैग क्या होता है, लैग की हम बात करें तो इट इंडिकेट अ डिले, मतलब लैग से मालूम है, लैग अगर पढ़े होगे, शायद अभी उतना नहीं पढ़े होगे, थर्ड ईयर में बहुत ही लैग लीडिंग आएगा। लैग मतलब पीछे रहना, पीछे, वही कह रहे इंडिकेट अ डिले इन रिस्पॉन्स। मान के चलो देखो हम एमीटर ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम इससे करंट मेजर कर रहे हैं, हम 1 एम्पियर करंट दे रहे हैं, ठीक है, एम्पियर में दे रहे हैं, ऐसा ही एक एग्जांपल के लिए आउटपुट ये शो नहीं कर रहा है, जैसे हम दे रहे हैं वैसे शो नहीं कर रहा है, जैसे हम देना चाहेंगे वैसे हमें आउटपुट चाहिए, लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा है, कुछ डिले करने के बाद हमें आउटपुट मिल रहा है, तो उसी को हम लैग कहते हैं। कितना लैग कर रहा है टाइम से, मान लो तुरंत नहीं शो कर रहा है, 5 सेकंड बाद शो कर रहा है, ठीक है, 5 सेकंड का लैगिंग हो गया, ठीक है, ये लैग हो गया। उसके बाद स्पीड, द रिस्पॉन्स रेफर टू रैपिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स टुवर्ड द चेंज इन आउटपुट क्वांटिटी। स्पीड समझते ही हो यार, कितना स्पीड है हमारे इंस्ट्रूमेंट का, कितना फास्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, वो स्पीड हो गया। डायनेमिक एरर, डायनेमिक एरर वही है डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट ट्रू वैल्यू चेंज इन टाइम, देयर इज नो स्टैटिक एज्यूम्ड। मतलब इसमें स्टैटिक जो एरर है उसको हम क्या करते हैं, एज्यूम नहीं करते हैं, डायनेमिक एरर हमने बताया, ठीक है। यहाँ तक हमने देखो कितना मिनट हो गया, 12 मिनट, 12 मिनट में पूरा आपका जो पार्ट फर्स्ट होगा आपका सिलेबस देखना। इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट में हमने बताया कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, फिर हमने स्टैटिक एरर, डायनेमिक एरर बताया। ये आपके एग्जाम में जो आते हैं वही चीज़ हम बहुत अच्छे से आपको मतलब मेहनत उस पर बल दे के कह सकते हैं, फोर्स इम्प्लीमेंट करके मैं आपको बता रहे हैं कि वो कम से कम समझो। अब देखो आता है न्यू टॉपिक, तो डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट करने के भी बहुत से मेथड होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, कंपैरेटिव मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, नल मेथड। ये सभी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं समझोगे तो आगे मतलब इसी से काम चलने वाला है, तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इसका वैल्यू है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इन दिस मतलब जो ये हमारा डायरेक्ट मेथड होता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड यहाँ पे लिखा होगा, इन दिस मतलब मोस्ट कॉमन मेथड डायरेक्ट मेथड क्वांटिटी भी मेजर, मतलब डायरेक्ट कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे वोल्ट मीटर, देखो इसने एग्जाम्पल वोल्ट मीटर का ही लिया है। फॉर एग्जाम्पल वोल्ट मीटर इज यूज टू वोल्ट मेजर ओमीटर, मतलब जैसे मान के चलो वोल्ट मीटर, वोल्टेज हम मेजर करना है तो डायरेक्ट हम वोल्ट मीटर कोई भी मतलब सप्लाई में कनेक्ट कर देंगे और मेजर कर लेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं मतलब डायरेक्ट मेथड। करंट मेजर करना है तो मीटर, अगर हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है तो ओम मीटर यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, नाम से क्लियर है कि इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब द क्वांटिटी इज मेजर नॉट मेजर डायरेक्टली, इट मेजर्ड मेजरिंग क्वांटिटी दैट और क्वांटिटी टू मेजर, मतलब डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं, जिस क्वांटिटी को मेजर करना होता है उसकी हेल्प से। जैसे देखो एग्जांपल, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैन बी डिटेक्टेड बाय द, मतलब जैसे हमें देखो रेजिस्टेंस में चेंज करना है, रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपन करंट, वी इक्वल टू आर आई होता है, आर इक्वल टू वी अपन है हम सॉरी हम हाँ तो देखो हम वोल्टेज मेजर किए, अगर मान के चलो ये हमारा वायर है, ठीक है,
वायर का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि वोल्टेज कितना जा रहा है, करंट कितना जा रहा है, ठीक है। कोई बैटरी लेंगे, बैटरी से इसमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। आप आगे आओगे, मशीन में पढ़ोगे कैसे हम किसी भी वायर का मतलब रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो अगर वोल्टेज और करंट मालूम है तो करंट और वोल्टेज का रेशियो लेंगे तो रेजिस्टेंस फाइंड हो गया। तो इनडायरेक्ट मेथड होगा ना, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट मेथड होगा। अगर मान के चलो मैं वोल्टेज मेजर करना है, डायरेक्ट हम वोल्ट मीटर लगा, वोल्टेज हमें इनपुट दिए, वोल्टेज आउटपुट में शो हो गया, तो ये डायरेक्ट मेथड होगा। इनडायरेक्ट मीन्स कुछ का हेल्प लेके, मतलब वोल्टेज और करंट का हेल्प लेके अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड करें तो इनडायरेक्ट मेथड होगा, है ना। तो ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड होगा। उसके बाद हम कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड क्या होता है, इन दिस मतलब कंपेयर करके किसी भी चीज़ का हम मतलब अगर मेजर करते हैं, जैसे साउंड लेवल मीटर कैन बी यूज टू कंपेयर साउंड लेवल ऑफ मशीन। साउंड मतलब साउंड अगर हमें मेजर करना है तो उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद अगर साउंड लेवल का या किसी चीज़ का स्पीड का ही है, कंपेयर करके अगर तुलना करके किसी चीज़ का मेथड करें तो कंपैरेटिव मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट करके कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस कैन बी मेजर बाय सब्स्टिट्यूटिंग विथ, मतलब देखो अभी शायद हाँ यार पढ़ ही चुके होगे, बता रहा हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो पढ़े हो ना, वहाँ पे कंपेरिजन होता है। वहाँ पे ऐसे ब्रिज हम बनाते हैं, पी क्यू आर एस होता है, नल इफेक्ट शो होता है। जैसे नल इफेक्ट होगा पी क्यू आर एस मतलब पी अपन क्यू अपन आर अपन एस होता है। हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, जो आपका थर्ड यूनिट में होगा, शायद थर्ड यूनिट में आएगा, समझाएंगे। लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आप एक बार तो रिवाइज कर लिए होगे। यहाँ पे रिवीजन चल रहा है, आपका एग्जाम बहुत ही नियर है और क्लास में पढ़े होगे, सीटी दिए हुए होगे, तो इतना तो मालूम होगा ही। तो वही हो रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो सब्स्टिट्यूट करके रेजिस्टेंस को निकाल के या मतलब कुछ ऐड करके अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद नल मेथड। नल मेथड क्या होता है, नल मेथड इज अ क्वांटिटी यूज टू बैलेंस। वही नल मेथड मतलब गैल्वेनोमीटर हो गया, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, वही देखो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का भी एग्जांपल लिया। जैसे हम ये ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, ब्रिज बनाने के बाद यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लेते हैं और देखते हैं कि जैसे ही जीरो वैल्यू हुआ तो पी अपन क्यू अपन आर अपन एस होता है। ये हमारा नल मेथड होता है, जहाँ पे हम नल मतलब मेथड का यूज करते हैं, जहाँ पे जीरो होने का हम इंतजार करते हैं। जैसे ही जीरो हुआ, जैसे ही नल हुआ हमारा वैल्यू, हम मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारा नल मेथड हुआ। मेजरमेंट कितने टाइप के होते हैं हमने बताया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंपैरेटिव, सब्स्टिट्यूशन, नल मेथड। सब कुछ हमने बहुत ही डिटेल में समझाया एंड ऑब्वियसली समझ में आओगे। अगर समझ में नहीं आओगा तो नीचे कमेंट कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं ईरर। देखो ईरर समझाने के लिए हमने बहुत अच्छा डायग्राम लिया है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ डायग्राम से। देखो टाइप ऑफ ईरर। ईरर जो होता है मेनली तीन टाइप का होता है, ब्लंडर, सिस्टमेटिक ईरर, रैंडम ईरर। अब ब्लंडर ईरर क्या होता है, यहाँ पे लिखा होगा, फिगर में देख लेना एक बार। ईरर कजेज बाई केयरलेस, मतलब केयरलेस हो, जैसे लिक्विड बिफोर इट कैन मेजर। स्पेलिंग जैसे मान के चलो कोई हमें ये हमारा ट्यूब है, ट्यूब में लिखा होता है कि यहाँ पे इतना मीटर इतना मीटर, और तुम उसको अच्छे से देखे ही नहीं, तो ब्लंडर मिस्टेक हुआ, ब्लंडर इरर, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें रैंडम। रैंडम इरर क्या हुआ, इट इरर डेट अनकंट्रोलेबल कजेज बाई फ्लक्चुएशन इन वेरिएशन। मतलब रैंडम इरर मतलब ये जो है ना अनकंट्रोलेबल है, ऑटोमेटिक आप कितना भी चाहो ये इरर हो जाता है फ्लक्चुएशन कारण। जैसे मान के चलो हमें वोल्टेज मेजर करना है, कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो ये जो है टाइप ऑफ इरर जो है रैंडम इरर होता है। उसके बाद सिस्टमेटिक इरर क्या होता है, सिस्टमेटिक इरर जो होता है, ईरर आर आइडेंटिफाई एंड कैन बी फिक्स। मतलब ये जो होता है ना सिस्टमेटिक ईरर, इसको भी हम बांटते हैं इन्वायरमेंटल ईरर, ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, थ्योरेटिकल ईरर। ऐसे मान के चलो हमें मेजर करना है हीट, हमें मेजर करना है, ठीक है, और इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हीट है, गर्मी का सीजन है, तो पहले से ही कैसे हीट मेजर करोगे, क्योंकि पहले से इन्वायरमेंट में मेजर है। या मान के चलो कुछ हमें मेजर करना है, स्पीड मेजर करना है, किसी भी मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका स्पीड मेजर करना है, लेकिन हवा बहुत तेज चल रहा है, तो उस समय ये इन्वायरमेंट के कारण कुछ एरर आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, मान के चलो ऑब्जर्वेशन करने में थोड़ा सा जो आँख से देखने में मीटर का रीडिंग है, अगर एनालॉग है, सुई यहाँ जैसे मान के चलो हमारा नीडल यहाँ है, ठीक है, ये हमारा 0 1, अब 0 1 के बीच में ये कुछ वैल्यू होता है, अगर अच्छे से नहीं देख रहे हो तो ऑब्जर्वेशन करने में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो। मान के चलो तुम यहाँ पे नहीं खड़ा हो कि यहाँ से देख रहे हो तो ये लगेगा कि 0 पे है, यहाँ से खड़ा हो तो लग रहा है कि 1 के बाद है, तो ऑब्जर्वेशन ईरर हो गया। इंस्ट्रूमेंट ईरर हो, जैसे मान के चलो इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे वोल्ट मीटर ही है, ऐसे रीडिंग होता है 0 1 2 3 मतलब होता है ना, तो जो स्टार्टिंग जो होता है 0 पे होना चाहिए, लेकिन मान के चलो कुछ इंस्ट्रूमेंट में ईरर होने के कारण ये मतलब 0.5 से स्टार्ट होता है, तो ये इंस्ट्रूमेंट के कारण 0.5 ईरर आने लगेगा, तो इंस्ट्रूमेंट ऐसे ईरर हो गया। थ्योरेटिकल ईरर, मान के चलो तुम कोई मतलब लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और थ्योरी तुम्हें नहीं पता है, कुछ फार्मूला गलत ले लिए, तो उसके कारण ईरर आएगा, तो वो हमारा सिस्टमेटिक ईरर हुआ। तो वही सब कुछ हमने बताया। यहाँ पे ग्रॉस ईरर क्या होता है देख लेना। ग्रॉस एरर इज ऑल्सो नोन एज मतलब ऑपरेशन ह्यूमन मेड एरर, मतलब जो हम हमारी मिस्टेक्स होता है, जैसे
हमारी आँखों से देखने में कुछ गलत हो गया, ऑब्जर्वेशन करने में गलत हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मीटरिंग वही स्केल बता रहा है कि जब हम मीटर का स्केल रीडिंग करते हैं तो हो सकता है कि हमें मतलब थोड़ा-सा रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट का मेज़र कर सकते हैं, अगर हम सामने से नहीं देखें तो ये ग्रॉस एरर हुआ। ठीक है? सिस्टमैटिक एरर क्या हुआ? सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव नेगेटिव दे कॉजेज इम्परफेक्शन, मतलब इम्परफेक्शन के कारण। वही एग्जांपल बता रहा है कि मान के चलो हम वोल्टेज हम मेजर करना है वोल्ट मीटर से, इट्स कंसिस्टेंटली रीडिंग 10 वोल्ट टू हाई वुड बी सिस्टमैटिक एरर। मतलब 3 वोल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मतलब ये 10 वोल्ट अधिक शो कर रहा है, ये सिस्टमैटिक एरर हो गया। मतलब पहले से कुछ एरर उसमें है हमारे मीटर में, जैसे मैंने सिस्टमैटिक में यहाँ बताया ना, देखो सिस्टमैटिक में इंस्ट्रूमेंटल एरर आया था ना, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंट में कुछ पहले से लिखा तो सिस्टमैटिक एरर में आएगा। तो देखो थ्योरी से ज़्यादा, मैं फिर से आपको बोलूँगा, थ्योरी से ज़्यादा कोशिश करना कि फिगर बनाओ। जैसे फिगर बनाओगे, कोई भी टीचर चेक करेगा तो सबसे पहले अगर फिगर देख लेगा, अगर सही बनाओ तो वो ऐसे ही, अगर 7 नंबर का हो तो 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर दे देगा, अगर थ्योरी आपका गलत भी होगा। लेकिन थ्योरी अगर लिख रही है, मान के चलो पैराग्राफ खूब भर रहे हो, खूब भर रहे हो, खूब भर रहे हो, खूब सही से भर रहे हो, लेकिन तुम फिगर ही नहीं बना रहे हो, तो जहाँ तुम्हें 5 नंबर फिगर मिल रहा है ना, यहाँ पे 3 नंबर या 2 नंबर मिलेगा। तब तुम डिसाइड करो क्या करने वाले हो। ठीक है? फिर यहाँ पे भी हमने 2-2 फिगर दिया है, अगर वो आपको नहीं याद हो रहा है तो यहाँ याद करो, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, ग्रॉस एरर, और ऐसे बना दो। हाँ, कुछ भी करो, फिगर देख लो। हर पीपीटी ऐसा पीपीटी कोई नहीं होगा जिसमें मैंने फिगर नहीं दिया है। और ये फिगर जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब रिसर्च करने के बाद लिया हुआ है मैंने। देखो क्वांटम तो सब लोग पढ़ते हैं और ऑब्वियसली पढ़ना भी चाहिए, ताकि क्वांटम से हमें आइडिया लगता है। जैसे हम भी आपके सीनियर हैं तो ऑब्वियसली हम भी पढ़े हैं क्वांटम। ऐसा कोई नहीं है जो आपकी क्लास में मतलब जो टैलेंटेड या टॉपर होगा ना, सब कोई क्वांटम पढ़ता है, क्योंकि क्वांटम एक प्रीवियस ईयर एक टाइप का सीरीज है, जिससे पता लगता है कि हाँ हमें किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, किस टाइप के एग्जाम में यूनिवर्सिटी हमारी क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है? तो ऑब्वियसली उसमें भी इतना अच्छे से फिगर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम आपको इतना अच्छे से फिगर और समझा रहे हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आए। तो यही मेरा मतलब मेन मोटिव है कि जो मैंने मिस्टेक किया था और मैं 50 तक ही पहुंच पाया था, तो आप क्यों ना अच्छे से प्रिपरेशन करो। सोचो मैं हर एक चीज़ इतना डिटेल में, हमको इतना डिटेल में नहीं मिल रहा था कंटेंट, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम डिटेल दे रहे हैं इतना अच्छे से। तो आप सोचो, आपको अगर 55 प्लस नहीं लाते हो या 60 नंबर नहीं लाते हो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या ही कह सकता हूँ, आप ला सकते हो। ऑब्वियसली अच्छे से पढ़ो और जो भी कंटेंट हम दे रहे हैं उसको पढ़ो और शेयर करो। जितना भी शेयर करोगे मतलब दूसरों को समझाओ, जैसे मैं समझा रहा हूँ, तुम्हारा भी कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है? तो आगे हम चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जैसे हमने सभी एरर के बारे में बताया कि जो आपका एरर होता है, पहला जो होता है ग्रॉस एरर, फिर सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, मतलब रैंडमनेस के कारण जो एरर होता है, जैसे कि आगे पढ़ लेना, इसमें सब लिखा होगा थ्योरी। इतना हम पढ़ेंगे तो देखो कंटेंट बहुत ज़्यादा है और मतलब समय ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको हम पीपीटी प्रोवाइड करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है? तो वहाँ सब देख सकते हैं। ठीक है? तो आगे हम बात करें स्टैंडर्ड इन मेजरमेंट। देखो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड इन मेजरमेंट, जो मेजरमेंट होता है उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे हर एक फंडामेंटल एसआई यूनिट पढ़े हो गए, एसआई यूनिट मतलब किलोग्राम, जो वेट का होता है किलोग्राम, तो ये सब जो है स्टैंडर्ड होते हैं। सबसे पहले एसआई जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, जो इसे एसआई यूनिट बोलते हैं। जैसे इस स्टैंडर्ड डिजाइन टू रिप्रेजेंट द यूनिट मेजरमेंट क्लॉज, मतलब पॉसिबली एक स्टैंडर्ड माना गया है किसी भी चीज़ का। जैसे वेट अवेलेबल इन ऑर्डिनरी, जो मतलब एक इंटरनेशनल, जो आप पढ़े होगे यार, ये वन शॉट है। इसमें अगर इतना बेसिक चीज़ें बताने लगा तो बहुत ही लंबा चला जाएगा। बस ये समझो कि एसआई यूनिट जो होता है बहुत ही ये एक्यूरेट होता है, मतलब इसका कुछ वैल्यू जो होता है मेंटेन ब्यूरो ऑफ जो वेट होता है वहाँ पे, मतलब हर चीज़ का एक वैल्यू डिसाइड है और उसको मतलब सेव करके रखा गया है इंटरनेशनली, और वही सबको मेजर करता है। ये जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये आपके एग्जाम में पूछता है, ऑब्वियसली आता है, तो इसको छोड़ो मत। देखो द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ हाई एक्यूरेसी दे कैन बी यूज टू अल्टीमेट रेफरेंस स्टैंडर्ड, मतलब ये जो है ना प्राइमरी स्टैंडर्ड है, जो कि किसी भी मतलब जो अभी एस आई पढ़े, एस आई यूनिट से बिल्कुल मैच करते हैं। द प्राइमरी स्टैंडर्ड मेंटेन द नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, जो नेशनल लेवल की लाइब्रेटरी होती है ना, वहाँ पे जो प्राइमरी मतलब वैल्यू एकदम मेजर किया जाता है। जैसे हमें मेजर करना है कोई वैल्यू, तो पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा डिजिट तक का मेजर करेंगे। अगर हमें प्राइमरी स्टैंडर्ड वो नेशनल लेवल की लाइब्रेटरी में मेजर किया जाता है। सेकेंडरी क्या होता है, नाम से ये कि सेकेंडरी जो मतलब होता है इंडस्ट्रियल लेवल की लाइब्रेटरी, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल की लाइब्रेटरी में सेकेंडरी स्टैंडर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर दिया होगा तो हम पढ़ लेंगे।
इस ऑलवेज मतलब इन द टर्म ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड से वेरीफाई करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है। वर्किंग स्टैंडर्ड क्या होता है? दे आर यूज टू चेक द कैलिब्रेटेड जनरल लेबोरेटरी, मतलब जनरल लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है। जैसे हमारे लैब में जो यूज होता है वो वर्किंग स्टैंडर्ड पे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा वर्किंग स्टैंडर्ड हो गया। सभी स्टैंडर्ड मैंने समझाया कितने टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं। देखो ये जो है ना, ऑब्वियसली थोड़ा सा बोरिंग इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हमें आगे मालूम ही नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैंने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, जब मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि मैं आगे पूरा पढ़ चुका हूँ। वैसे ही अगर आप पहले से पढ़े होगे सभी यूनिट क्लास में तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी पढ़े होगे तो मैं ऐसे कंटेंट दे रहा हूँ कि वो समझ में आया, ठीक है। उसके बाद वही हमने इंस्ट्रूमेंट का डिफिनेशन शुरू में बताया था कि इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी आर वेरिएबल। क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, उसी को हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। अब इंस्ट्रूमेंट के भी टाइप होते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल, जो मतलब फिजिकल कांस्टेंट के वैल्यू, जैसे हमें टेजेंशियल ग्लेविनो क्या लिखा है, टेंजेंट जो भी है, गैल्वेनोमीटर, और ये जो है बैलेंस मीटर, ये जो है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हमारा जो वैल्यू जो है फिजिकल कांस्टेंट जो होता है इनके टर्म में हमारा मैग्नीट्यूड शो करते हैं, ठीक है। ये हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? नाम से क्लियर है कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट आर सो कंस्ट्रक्टेड दैट क्वांटिटी बी मेजर्ड ओनली, मतलब ऑब्जर्विंग, जो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्विंग द इंडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को ऑब्जर्व करके और मतलब क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, तो उसे हम सेकेंडरी, जैसे ग्लास थर्मोमीटर एंड प्रेशर गेज, ये जो है ये हमारे जो है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसका नल टाइप वही है जो सब पहले बताया था कि पोटेंशियोमीटर में जो गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं वो नल इफेक्ट पे मेजर करता है, तो वो नल इंस्ट्रूमेंट हुआ। देखो बस हमारा मेन मोटिव है कि आपको एक बार रिवीजन करा दो, और रिवीजन हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। और इतना मतलब 1 घंटे में आप पढ़ोगे तो रिवीजन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एज आई एम गिविंग यू कंटेंट, दिस कंटेंट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ थर्ड ईयर एंड डिप्लोमा आल्सो, जैसा कि हमने डिप्लोमा में किया। तो वहाँ से जो भी अच्छे से जितना जितना अच्छा से मतलब मैंने कंटेंट बनाया, इस कंटेंट को आप पढ़ते हो, ऑब्वियसली आप एग्जाम में 4 चांद लगा दोगे, ठीक है। आगे डिफ्लेक्शन टाइप, वही डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखो एक एक चीज़ को मैं पढ़ूंगा नहीं, बस डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन जैसे वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन जो पहले के इंस्ट्रूमेंट होते थे, जैसे एमीटर, यहाँ पे 0 1 2 3 4, ऐसे हमें डिफ्लेक्शन टाइप जो एनालॉग होता था डिफ्लेक्शन पे हमारे इफेक्ट पे काम करता था, वो डिफ्लेक्शन टाइप हो गया। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वही एनालॉग हुआ जिसमें कि मतलब कोई भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करते हैं, एनालॉग एनालॉगस पे शो करता है, जैसे कि उसमें स्केल और मीटर वोटर लगा होता है, तो हमारा एनालॉग हो गया। डिजिटल मतलब डिजिटल में क्या होता है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्ट शो करता है, जैसे उसमें ए टू डी कन्वर्टर लगा होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कि एनालॉग वैल्यू ही मेजर करता है लेकिन उसको कन्वर्ट करके डिजिटल में शो करता है। जैसे पहले के वोल्ट मीटर बहुत ही बड़े बड़े आते थे, बहुत ही बड़े बड़े, और उसमें ऐसे मेजर कर मतलब 0 1 2 3 लिखा होता था, और इसमें स्केल जो होता था रीडिंग शो करता था। लेकिन जो डिजिटल होता है डायरेक्ट छोटा होता है और पूरा वैल्यू लिख देता है, जैसे 125 वोल्ट, मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है, ठीक है, डायरेक्ट दे देता है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट देता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद न्यू अब आता है बिल्कुल इंटरेस्टिंग। अब आपका जो चैप्टर नंबर 1 है यहाँ से बहुत अच्छे से मतलब शुरू होगा। तो यहाँ से अभी तक अगर बोरिंग भी लग रहा होता ना, बोरिंग भी लग रहा होगा तो उसको मैं तो क्या ही कह सकता हूँ। अब जो है ना, अब जो है बिल्कुल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मतलब कंटेंट शुरू होने वाला है। अब आपका EAIM शुरू होने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताया टॉर्क। देखो शुरू करने से पहले ये आपके बुक में या क्वांटम में ऐसे नहीं मिलेगा जिस तरह से मैं आपको PPT दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें टॉर्क सबसे पहले नहीं समझाया, लेकिन मैं आपको टॉर्क से लेकर समझा रहा हूँ। टॉर्क क्या है, मतलब अगर मेजरमेंट में टॉर्क देखा जाए तो एक फोर्स है दैट कजेज द रोटेशन, मतलब जो एक ट्विस्टिंग फोर्स होता है। जैसे टॉर्क कोई भी चीज़ को रोटेट कराता है, इक्वल एंड मतलब इक्वल और अपोजिट फोर्स होता है जो कि क्या करता है, किसी भी चीज़ को रोटेट कराने के लिए हेल्प होता है, वही टॉर्क होता है। और टॉर्क को एक वेक्टर क्वांटिटी जानते हो, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है। आगे हम बात करें जो आपके मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है हमारा सब्जेक्ट, इसमें 3 टाइप के टॉर्क आएंगे। आगे हम सभी टॉर्क को बहुत डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब नाम से डिफ्लेक्ट, जिसके कारण हमारा इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई भी स्केल वो डिफ्लेक्शन शो करने लगे उसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहेंगे।
द टॉर्क कजेज द पॉइंटर टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स जीरो पोजीशन। ऑब्वियसली जीरो पोजीशन में पहले हमारा कोई भी पॉइंटर होता है, जैसे हम वोल्ट मीटर अगर वोल्टेज देते हैं तो ये थोड़ा डिफ्लेक्ट होता है, तो इसे हम डिफ्लेक्शन टॉर्क कहेंगे। डिफ्लेक्शन के कारण जो मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट में जो वैल्यू शो होने लगा उसी को डिफ्लेक्शन टॉर्क कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें इट प्रोड्यूस, मतलब यही सब लिखा हुआ है भाई, पढ़ लेना आप लोग, इतना मैं नहीं पढ़ूंगा, सब चीज़ हमने दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। द अमाउंट ऑफ टॉर्क मतलब प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग, जितना हम करंट या वोल्टेज देंगे उसके मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा डिफ्लेक्शन टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क, देखो ऑब्वियसली कंट्रोलिंग क्या होता है, जैसे हम ये मेजर करना है 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट, 0 से 5 वोल्ट का हमारा मैक्सिमम ये वोल्ट मीटर है, हमने इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट दिया, ये 5 वोल्ट तक गया 0 से 5, लेकिन 5 के बाद अगर जाएगा तो हमारा वोल्ट मीटर जल सकता है। तो जो टॉर्क है उसको कंट्रोल भी करना होगा ना, मान के चलो 0 से 5 तक जा रहा है तो उसको कंट्रोल भी करना, कंट्रोल नहीं करोगे तो हमारा नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो टूट सकता है। द टॉर्क अपोजेज द डिफ्लेक्सिंग टॉर्क, जैसे अभी हम कंट्रोलिंग टॉर्क पढ़ेंगे, डैम्पिंग टॉर्क होता है कंट्रोल करने के लिए, ईडी करंट टॉर्क होता है, एयर फ्रिक्शन टॉर्क होता है, तो ये सब टॉर्क होते हैं। जैसे मान के चलो हम स्प्रिंग यूज कर देंगे, जैसे ये हमारा जैसे देखो ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है, इसमें नीडल है पहले 0 पे है, फिर जैसे जैसे हम पॉइंट बढ़ा रहे हैं बढ़ रहा है, आके ये मैक्सिमम हमारा 5 वोल्ट पे चला गया, लेकिन इसमें स्प्रिंग लगाएंगे, यहाँ पे स्प्रिंग लगा देंगे, इससे आगे ये नहीं जाएगा, आगे जाएगा तो हमारा नीडल टूट सकता है। तो वही कंट्रोलिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए जो यूज करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क होता है, एडी करंट टॉर्क होता है, एयर फ्रिक्शन टॉर्क होता है, ये सब पढ़ोगे आप आगे, ठीक है, ये कंट्रोलिंग टॉर्क हुआ। फिर डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, जैसे देखो डैम्पिंग क्या होता है, जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में जैसे 0 से 5 तक गया, अब ये रुकेगा तो हो सकता है आगे पीछे होने लगे, आगे पीछे ऑक्सीलेशन होने लगे, तो ऑक्सीलेशन को कम करने के लिए भी हम डैम्पिंग टॉर्क, मतलब वो टॉर्क डैम्प हो रहा है, ऑक्सीलेट हो रहा है, यहाँ पे लिखा होगा द टॉर्क अपोजिट द ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन अभी कहा ना हमने, जैसे 0 पे जाके हमारा वोल्टेज अगर मान चलो 1 पे चला गया तो ये हो सकता है आगे पीछे होने लगे, इसलिए हम इसमें स्प्रिंग यूज करते हैं या डैम्पिंग टॉर्क होते हैं उसका यूज करके हम डैम्पिंग को कंट्रोल करते हैं। ये हमारा डैम्पिंग हो गया, ठीक है। अब आगे जो है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। पीएमएमसी क्या होता है, देखो नाम से पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इससे वोल्ट मीटर एमीटर हम बनाते हैं। ये जो होता है हमारा मतलब जो होता है डीसी सप्लाई पे काम करता है ना, और हमारा मूविंग आयरन जो होता है वो एसी पे काम करता है। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है और ये हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही मतलब ऑब्वियसली कह सकता हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि इसको छोड़ नहीं सकते। 7 नंबर फिक्स है, अगर आप परमानेंट पढ़ लिए मूविंग, हमारे एग्ज़ाम में पिछली बार दोनों आया था 7 नंबर में। सोचो अगर आप एग्ज़ाम को पास करना चाहते हो तो अगर दोनों को अच्छे से आप पढ़ लिए, मूविंग आयरन या पीएमएमसी, 7 नंबर आपका यहाँ से फिक्स है भैया, फिक्स। जैसे मैं कंटेंट दे रहा हूँ अगर वैसे आप पढ़ लेते हो तो 7 नंबर तुम्हारा फिक्स है, ठीक है। तो पीएमएमसी पढ़ेंगे, देखो पीएमएमसी का हमने डायग्राम भी बताया। पीएमएमसी के बाद हम पीएमएमसी के वर्किंग पढ़ेंगे, वर्किंग के बाद वर्क पढ़ेंगे, मतलब कहाँ इसका यूज होता है, उसका टॉर्क इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ईरर आते हैं हमारे पीएमएमसी में, कुछ ईरर होते हैं, वो ईरर को पढ़ेंगे। ईरर पढ़ने के बाद हम मूविंग आयरन में आएंगे। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मूविंग आयरन के बाद उसके डिफरेंट मतलब कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसमें कंपोनेंट पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन वही। उसके बाद इसमें लॉसेस पढ़ेंगे। लॉसेस पढ़ने के बाद हम इंडक्शन टाइप मतलब पढ़ेंगे। इंडक्शन टाइप पढ़ने के बाद उसके मतलब ईरर पढ़ेंगे, और हम उसके बाद हम पढ़ेंगे रेंज एक्सटेंशन ऑफ पीएमएमसी। जो पीएमएमसी है वही हम पढ़ेंगे, उसको हम शंट का यूज करके अभी हम पढ़ेंगे कि एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में यूज करके हम इसको एमीटर बना सकते हैं, इसको वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं, मतलब हाई लेवल का वोल्ट मीटर, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं रेंज को। क्योंकि अभी हम जो पीएमएमसी पढ़ेंगे वो लो लेवल के लिए यूज होगा, 0 से 5 वोल्ट या मतलब 0 से बहुत कम एम्पियर के लिए, लेकिन उसके एक्सटेंशन कर सकते हैं शंट का यूज करके और मल्टीप्लायर। उसके बाद ये आपका यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अभी कितना हुआ, मतलब अभी 33 मिनट हुआ, ऑब्वियसली अभी तक रुके हुए हो तो अब मत छोड़ो, यहाँ से कुछ भी हो समझ में आए तब भी सही, ऐसा तो होगा ही नहीं कि समझ में ना आए। जैसे मैं कंटेंट जैसे पीपीटी में आपको दे रहा हूँ वैसे आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा मुंह में मेरा छाला पड़ चुका है, दैट्स वाई आई एम लिटिल बिट नॉट एबल टू स्पीक एज आई वांट टू स्पीक। बट ऑब्वियसली जाके देखना, थर्ड ईयर में जब मेरा एग्जाम चल रहा था ना, उस समय जब मैं 1 शॉट डाला था उस समय बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड था। ऐसा नहीं है कि अभी मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ उसमें देख सकते हो जो क्वान्टिटी जो क्वालिटी ऑफ पीपीटी है, जो क्वालिटी मैं दे रहा हूँ उस क्वालिटी को खोजते रह जाओगे, आई थिंक बहुत दिक्कत होगी कि ऐसे क्वालिटी मिले, ठीक है। चलो मतलब टू दी पॉइंट, मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ कि 82 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, टू दी पॉइंट क्या आपको पढ़ना चाहिए,
बिल्कुल मिल रहा है। चलो पीएमएमसी क्या होता है? पीएमएमसी का नाम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है और ये जो होता है ये यूज डिफ्लेक्शन कॉइल मतलब डिफ्लेक्शन पे काम करता है और यूज टू मेजर जो इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम पीएमएमसी का यूज करते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन डी एवरोसोल। जो ये डी एस एवरोसोल प्रिंसिपल होता है ये आप पढ़े होंगे पीछे। अब इसको हम डिटेल में बताने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बस इतना याद कर लो कि ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। और मतलब यही जो होता है ना, एक मूविंग मतलब लिखा हुआ है कि टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को ऑब्वियसली आप मतलब उसमें जब प्लेस करोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या होगा डिफ्लेक्शन और शो करेगा ही करेगा लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो जो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है, देखो सबसे पहले हम बता दें कि हमारा पीएमएमसी सबसे पहले हम परमानेंट मैग्नेट लेते हैं, उसके बीच में एक कॉइल होता है। ये हमारा मतलब ये पाइवेटेड होता है जिसमें हमारा ये मतलब जो पॉइंटर होता है वो सिर्फ मतलब इस पर शिफ्टेड होता है। ये हमारा जो होता है बैलेंसिंग वेट को बैलेंस करने के लिए, अभी हमने पढ़ा था ना कि जो टॉर्क होता है कंट्रोलिंग टॉर्क होता है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। हमारा पाइवेटेड मतलब बियरिंग होता है, फिर से हमारा पॉइंटर होता है, ये हमारा स्केल होता है और ये हमारा मीटर होता है। तो जैसे मान के चलो हम वोल्टेज या करंट इनपुट दिए तो इसमें क्या होगा परमानेंट मैग्नेट है और इसमें हमारे कॉइल में जो होगा करंट इंड्यूस होने लगेगा। हम अगर करंट देते हैं तो जैसे इंड्यूस होगा तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डी एब्रोसल जो दिया था, और इसमें जो होगा डिफ्लेक्शन होने लगेगा। ये जब रोटेट करेगा कितना रोटेट करेगा वही यहाँ पे हमारा मीटर शो करेगा। तो ऐसे हमारा परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल होता है। इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज होता है? सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट यूज होता है और परमानेंट मैग्नेट यूज होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। ये सब थ्योरी जरूर लिखना और फिगर पे विशेष ध्यान देना, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मूविंग कॉइल हम बात करते हैं। मूविंग कॉइल क्या होता है? देखो मूविंग कॉइल द कॉइल मतलब थिन वायर का बना होता है और ये जो होता है मूव करने के लिए परमानेंट मैग्नेट से अटैच जो होता है मतलब कॉइल से अटैच होता है। और जैसे जैसे हमारे कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होता है ये हमारा कॉइल जो होता है पाइवोटेड जो होता है, ये जो होता है मतलब क्या होता है फ्री रोटेशनली मतलब जो बियरिंग हम लगाते हैं अगर बियरिंग ना लगाएं हम पॉइंटर में तो ये कैसे रोटेट करेगा भैया? साइकिल में बियरिंग लगता है, साइकिल मोटरसाइकिल जो भी देखे होगे उसमें हम बियरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि बियरिंग जो होता है फ्रिक्शन लेस कर देता है और बहुत आसानी से मतलब क्या करता है फ्रीली रोटेट करने का अलाउ करता है। स्प्रिंग यूज करते हैं, अभी हमने बताया था अच्छे से पढ़े होगा। तो स्प्रिंग का हम यूज क्यों करते हैं? स्प्रिंग का यूज इसलिए करते हैं कि हमारा कंट्रोल करना है, अगर स्प्रिंग यूज ना करेंगे तो हमारा मीटर टूट सकता है। तो ये हमारे स्प्रिंग सब पॉइंटर, ये पॉइंटर हो गया, ये हमारा स्केल पॉइंटर हो गया। पॉइंटर नहीं रहेगा तो रीडिंग कैसे पता चलेगा, है ना। उसके बाद स्केल हो गया, स्केल जो कि यहाँ पे स्केल है। तो ये मतलब कंस्ट्रक्शन जैसा है। सबसे पहले देखो अगर पीएमएमसी आपके एग्जाम में आता है कि डिफाइन द वर्किंग प्रिंसिपल, सबसे पहले पीएमएमसी के बारे में थोड़ा सा लिखना कि इसका डिफिनेशन मतलब पीएमएमसी स्टैंड फॉर, उसके बाद पीएमएमसी का प्रिंसिपल लिखना जो ये है, पीएमएमसी का कंस्ट्रक्शन, उसका फिगर बनाना, ठीक है। फिगर बनाने के बाद ये सब कुछ को डिफाइन कर देना, ठीक है। सब कुछ को डिफाइन करने के बाद जैसे ही आप डिफाइन करोगे तो आपका टीचर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे में कितना हुनर है। उसके बाद इसके वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करें तो वर्किंग वही है व्हेन करंट मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द मूविंग कॉइल इट्स जनरेट मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट एंड परमानेंट मैग्नेट जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है तो उससे इंटरेक्ट होगा। इंटरेक्शन के कारण क्या होगा? टॉर्क डेवलप होगा और टॉर्क कारण हमारा जो होगा जो हमारा कॉइल है जो हमारा मूविंग कॉइल है वो जो होगा मूव होगा और स्प्रिंग जो होगा रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। सब कुछ हमने बिल्कुल कंटेंट दिया हुआ है, एक बार पढ़ना बिल्कुल समझ में आएगा जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यही है लिख रहा है कि टू टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये जो होगा हमारा डिफ्लेक्शंस होगा। डिफ्लेक्शंस होने के बाद पॉइंटर उससे अटैच है और पॉइंटर अटैच होने के कारण जो स्केल पे हमारा होगा स्केल पे हमारा इंडिकेशन होगा कि हमारा वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वोल्टेज कितना है, करंट मेजर कर रहे हैं करंट कितना है। ये हमारा वर्किंग हुआ कैसे वर्क करता है। उसके बाद यूज ऑफ पीएमएमसी एज अ डीसी वोल्ट मीटर, हम इसका यूज जो होता है डीसी वोल्ट मीटर में यूज करते हैं। अगर ये डीसी पे ही काम करता है क्योंकि इसमें हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं, अगर परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं तो डीसी पे काम करेगा। अगर इसमें अल्टरनेटिंग करंट हम ला दिए अल्टरनेटिंग करंट लाएंगे तो बताओ परमानेंट मैग्नेट है वो कैसे वर्क करेगा? क्योंकि एसी जो होता है वो मतलब हाफ साइकिल में जीरो होता है, हाफ साइकिल में देखो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो हम पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो डीसी पे काम करता है, वो एसी पे काम नहीं कर सकता। लेकिन अभी आयरन वाला पढ़ेंगे मूविंग आयरन, वो जो होता है मूविंग आयरन जो होता है वो एसी पे काम करता है। आगे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यूज हम पढ़ते हैं कि जो हम पीएमएमसी यूज कर रहे हैं ये जो होता है डीसी वोल्ट मीटर के लिए यूज किया जाता है और इसे हम मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा, पीएमएमसी का यूज़ मतलब ये फुल फॉर्म लिखा है और किस तरह हम यूज़ करते हैं, मतलब सीरीज रजिस्टर इज मतलब वही हमने आगे हम इसका मतलब अभी हम दिखाया था ना कि पीएमएमसी का हम एक्सटेंशन कर सकते हैं। एक्सटेंशन मतलब अभी जो है बहुत ही कम वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए पीएमएमसी, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन हम कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ चेंजेस करके इसके वाइंडिंग में हम इसको मतलब हाई रेंज के लिए यूज़ करेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखो टॉर्क इक्वेशन बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। पिछली बार भी वर्किंग प्रिंसिपल के साथ साथ टॉर्क इक्वेशन पूछा था, जितना एक ही क्वेश्चन में सोचा था। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पूछा, कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएमएमसी, ठीक है, पीएमएमसी कंस्ट्रक्शन पूछा, वर्किंग पूछा, डायग्राम कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बनाओगे, वर्किंग लिखोगे, पीएमएमसी के बारे में थोड़ा लिखोगे, उसका टॉर्क पूछा। सोच सकते हो 7 नंबर में इतना चीज़ पूछेगा। अगर पीएमएमसी के बारे में इतना आपको डिटेल्ड जानकारी नहीं है तो 7 नंबर कैसे लाओगे? अगर मान के चलो केवल वर्किंग लिखोगे तो वर्किंग पे केवल 2 नंबर देगा, उसमें भी अगर अच्छे से लिखे रहोगे तब 2 नंबर मिलेगा। सोच सकते हो कितना ही डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर डीपली नहीं पढ़ोगे, सोचोगे कि अच्छा नंबर आ जाए, 50 प्लस आ जाए, अगर मेरा आया है तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उतना तो करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप 50 प्लस का सपना देख सकते हो। अदरवाइज़ ये कोर सब्जेक्ट है और कोर सब्जेक्ट में उसमें भी ये फिगर इतना इसमें ही है कि अगर फिगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो समझ लो तुम्हारा स्कोर कहाँ जाने वाला है। तो इसको बिल्कुल हल्के मत लो, जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ उतना कंटेंट पढ़ो, उतना कंटेंट इनफ है। एंड ऑब्वियसली इतना कंटेंट पढ़ोगे तो हमने पहले ही अपना रिजल्ट शो किया है। मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ कि 50 प्लस कैसे लाएंगे, मैंने लाया है। और जहाँ मैंने गलती किया है वो बिल्कुल हमने अपने सिलेबस के वीडियो में बताया है, वो जाके देखना। आगे भी जहाँ जहाँ मिस्टेक मैंने किया था वो बताऊँगा। अगर मेरे मिस्टेक से सीख के आप काम करते हो और जिस तरह से कंटेंट दे रहा हूँ तो 55 प्लस तो यार बिल्कुल आ जाना चाहिए आपका बिल्कुल। और 21 नंबर वाले की बात करें, बहुत लोग 21 नंबर के लिए मरते हैं पास होने के लिए। तो जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ एट द एंड ऑफ, मतलब मैं आपको बता दूँ, आपको एग्ज़ाम जैसे नियर आएँगे उससे पहले हम 5 दिन या 2 दिन पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देंगे। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, अभी आप 1 शॉट पढ़ रहे हो, 1 शॉट पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बताएँगे तो ऑब्वियसली 21 नंबर तो लाना एकदम चुटकी में हो जाएगा। जितना मैं आपको बताऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना भी पढ़ के जाते हो, आराम से ला लोगे, ठीक है? तो आगे हम पढ़ते हैं टॉर्क इक्वेशन फॉर पीएमएमसी। जो पीएमएमसी होता है परमानेंट मैग्नेटिक कॉइल, उसमें सबसे पहले टीडी इक्वल टू एनबीएआई। देखो ये जो होता है कैसे डिराइव होता है यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा भैया, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम में भी आता है तो डायरेक्ट लिखो, नंबर मिलेगा। देखो ये डिफ्लेक्सिंग टॉर्क है, टीडी मतलब ये डिफ्लेक्सिंग टॉर्क है। उसका फॉर्मूला होता है एन, जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉयल, बी जो है क्या है फ्लक्स डेंसिटी और इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। फिर से ए क्या है, ये इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉयल है, मीटर स्क्वायर में इसको मेजर करते हैं। फिर से यहाँ पे ये जो आई जो है वो करेंट है, सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे आप फार्मूला लिखोगे, देखो पेज को इतना एग्जाम में कैसे लिखते हैं इसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख के आंसर यहाँ से स्टार्ट, तो बिल्कुल बीच से लिखना स्टार्ट करो और हर चीज़ को डिपिक्ट करो अच्छे से, तब जाके नंबर मिलता है। कॉपी पे लिखने का एक आर्ट होता है, एक कला होता है। अगर कॉपी लिखने ही नहीं आएगा तो नंबर, मतलब कॉपी में कितना ही कंटेंट लिख दो, अगर अच्छे से उसको डेकोरेट नहीं करोगे तो नंबर कैसे मिलेगा मेरे दोस्त, ऑब्वियसली। तो चलो आगे हम देखते हैं। जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है वो एन बी आई के बराबर होता है। और यहाँ पे जो मतलब ये हमारा एन बी ए है वो इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉयल और ये फ्लक्स डेंसिटी और एरिया ये तो बदलने वाले नहीं है, बदलेगा केवल क्या, करेंट। तो ये हमने कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग, हमने बताया कंट्रोलिंग करने के लिए स्प्रिंग का यूज़ करते हैं, और एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, ठीक है। ये हमने हमारा टॉर्क का इक्वेशन होता है। और ये जो होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, जो होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, ये डिफ्लेक्शन टॉर्क हो गया, ठीक है। और कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है की फाई के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सब चीज़ लिखा होगा, यहाँ पे टी डी लिखा है ना, डिफ्लेक्शन टॉर्क, सब चीज़ पढ़ना भैया, सब चीज़ कंटेंट में दिया हुआ है। अब टी सी देखो, टी सी में कंट्रोलिंग टॉर्क की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, एंगुलर डिफ्लेक्शन है। अब टी डी इक्वल टू टी सी, देखो जब तक टी डी इक्वल टू टी सी नहीं होगा, जो डिफ्लेक्सिंग टॉर्क है और वो कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर नहीं होगा, हमारा पॉइंटर रोटेट करता रहेगा, एक्सलरेट करता रहेगा। हमें अगर बिल्कुल अच्छे से हमारा वैल्यू मान के चलो, हमें ये हमारा वोल्ट मीटर है, अगर वोल्ट मीटर 0 से 1 2 3, अगर 3 वोल्ट मीटर 3 वोल्ट हमें मेजर करना है, जब तक हमारा ये कंट्रोलिंग टॉर्क है और डैम्पिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर नहीं होगा, तब तक हमारा नीडल जो हो एक प्लेस पे एक्यूरेट ही नहीं होगा, मतलब एक प्लेस पे मतलब सो ही नहीं करेगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा टी डी जो है टी सी के बराबर हो। जब टी डी और टी सी के बराबर हो जाएगा, टी सी इक्वल टू क्या है, देखो टी सी इक्वल टू के पाई, टी डी इक्वल टू जी आई, इन दोनों को हम बराबर करेंगे। जब बराबर करेंगे तो वही के सी मतलब टी के फाई और जी आई, यहाँ से कांस्टेंट करने के बाद दोनों को जब इक्वेट करेंगे,
हमारा यहाँ से फाई इक्वल टू क्या आएगा, देखो फाई इक्वल टू जी अपन के आई, और जी अपन के आई भी एक प्रकार का कांस्टेंट है। यहाँ से लिखा हुआ है कि द डिफ्लेक्सिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। मतलब जो डिफ्लेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का, जो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है वो लीनियर ग्राफ शो करता है। देखो लीनियर ग्राफ शो करता है, मतलब ये फाई जो है डिफ्लेक्शन टॉर्क को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। जितना ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा फाई बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमने पीएमएमसी के बारे में बहुत अच्छे से बताया। अब पीएमएमसी में कुछ एरर होते हैं। देखो 45 मिनट हुआ, 45 मिनट में देखो हमने बोला है कि 1 घंटे में जो भी आपका यूनिट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी यूनिट को हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे जाते जाते आपको पूरा प्रिसाइज वे में सब कुछ मतलब आपको मिले वन शॉट का। ठीक है, तो ये आपका हमने पीएमएमसी के बारे में बताया, पीएमएमसी का वर्किंग बताया, पीएमएमसी का कंस्ट्रक्शन बताया। कंस्ट्रक्शन बताने के बाद इसमें कंपोनेंट कौन कौन से यूज होते हैं, फिर हमने यूज बताया। यूज बताने के बाद हमने टॉर्क इक्वेशन आपको बताया, कैसे एग्जाम में कॉपी लिखते हैं वो बताया। अब बताओ इससे ज़्यादा गाइडेंस कहाँ मिलेगा, कौन बताएगा इतना? एक स्टूडेंट या एक टीचर ही आपको गाइड कर सकता है। लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते, एक मतलब आपके सीनियर होने के नाते, जस्ट टाइम थर्ड ईयर, और हमने कैसे एग्ज़ाम लिखा है, कहाँ गलती किया, बार बार हम आपको समझा क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको हम सोच रहे हैं कि हमसे ज़्यादा नंबर लाओ। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। जैसे हमने पीएमएमसी का ईरर पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ईरर होते हैं। ठीक है, देखो बीच बीच में ये बोलना ज़रूरी होता है कि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। अगर मैं देखो एक पेपर जैसे पढ़ने लगूँ तो आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊँगा। ठीक है, और 1 घंटा बोलना इतना आसान नहीं होता है, कभी बोल के देखना आप भी। ठीक है, आप भी अपने जूनियर को हेल्प करो, सेकेंड ईयर में हो, कम से कम फर्स्ट ईयर का भी हेल्प किया करो। जितना हेल्प करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे देखो जो हमारा पीएमएमसी होता है उसमें टेम्परेचर ईरर आता है। अब ईरर जो मतलब ईरर आते हैं, ईरर को कैसे कंपनसेट करते हैं? मतलब ईरर ठीक है, ईरर तो आ रहा है, लेकिन ईरर को दूर भी तो करना है। मान के चलो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, तो सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द का गोली खाओगे तभी तो सर दर्द ठीक होगा। या मान के चलो तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस डिप्रेशन का जड़ जानने के बाद उसको कंपनसेट करोगे तभी तो सही होगा ना। तो वही है, जितने टाइप के हम मतलब ईरर होंगे, ईरर को कंपनसेट करने की भी टेक्निक होगा, वो सब पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में आता है, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, द रेजिस्टेंस, मतलब ऑब्वियसली रेजिस्टेंस पीएमएमसी में हम जो कॉइल यूज करते हैं उसके कारण हमारा टेम्परेचर मतलब बढ़ता है, और इसके कारण जो होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो होगा ऑब्वियसली उसमें ईरर आने लगेगा। हमारा जो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का डिफ्लेक्शन में चेंज होगा, और जिससे कि हमारा जो मेजर जितना करना चाहते हैं उससे उतना मेजर नहीं होगा, उससे कम या ज़्यादा होने लगेगा। इसको हम कंपनसेट कैसे करते हैं? दिस ईरर कैन बी कंपनसेट बाय यूजिंग टेम्परेचर कंपनसेटिंग कॉइल। मतलब टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए हम टेम्परेचर कंपनसेटिंग कॉइल का यूज करते हैं। वो जो होता है मेड अप ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। मतलब देखो कैसे बताऊँ, देखो फिगर से बताता हूँ। यहाँ पे फिगर है हमारा, ये पीएमएमसी। ठीक है, अब टेम्परेचर को कम करना है तो इसमें ऐसा कॉइलिंग करेंगे, ऐसा मतलब कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर का यूज करेंगे जो कि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो। यहाँ पे लिखा होगा लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूज करेंगे, जिससे कि हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू इतना जल्दी अब्रप्टली न बढ़े। ये हमारा टेम्परेचर एरर होता है हमारे पीएमएमसी में। इसको कैसे कंपनसेट करते हैं मैंने बताया। उसके बाद हेयर स्प्रिंग, ये एरर क्या होता है? ऑब्वियसली भाई अभी देखिए इसमें स्प्रिंग लगा है कंट्रोलिंग के लिए, तो कुछ समय बाद मतलब ह्यूमिडिटी के कारण हमारे इसमें एरर आने लगता है। स्प्रिंग में मतलब कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन होगा तो आफ्टर सम टाइम इसमें एरर आने लगेगा। इस एरर को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हेयर स्प्रिंग को मतलब ऐसा हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। देखो जो भी एग्जाम में लिखना तो ये हाईलाइट कर देना। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिक लो टेम्परेचर कोफिशिएंट इलास्टिक का हम मटेरियल का यूज करेंगे, जिसके कारण हेयर स्प्रिंग में एरर जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्लैक 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 एस एरर। Black acid error is the amount of play moving permanent magnet. This play causes pointer when jump applied removed. जैसे मान के चलो यहाँ पे लिखा हुआ this play can be causes pointer to jump when the current is applied or removed. जैसे करंट, जैसे मान के चलो मीटर करंट अप्लाई की तुरंत जंप किया तो ये जंप तुरंत करेगा, इसके कारण एरर आता है। और इस एरर को हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा होगा इस एरर को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब टाइट टोलरेंस लेते हैं, एक टोलरेंस लेते हैं, मतलब टोलरेंस आप पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस का कुछ टोलरेंस लेते हैं, मतलब कुछ पहले से एज्यूम कर लेते हैं वैल्यू, इतना ज़्यादा ही बढ़ सकता है, इतना कम ही बढ़ सकता है, ये टोलरेंस हुआ। फिर जीरो एरर क्या होता है,
जीरो एरर इज द एरर पॉइंटर ऑफ द एरर डज नॉट, मतलब यही है कि मान के चलो हमने बताया था ना 0 1 2 कोई भी जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट ना होकर कुछ हमारा पहले से इसमें एरर हो, तो ये जो होता है जीरो एरर होता है। इसको सही करने के लिए करेंगे हम अपने जो एमीटर वोल्ट मीटर होता है उसको खोलेंगे, या उसमें थोड़ा सा पिन होता है, कभी देखोगे ध्यान से, उस पिन को जो स्क्रू ड्राइवर से मतलब सेटअप करेंगे, और सेटअप करने के बाद उसको पॉइंटर को फिर अगर जीरो पे नहीं है, मान लो जीरो से कुछ आगे है तो उसको पीछे लाएंगे, तो ये हमारा जीरो एरर हुआ। तो सभी एरर को भी हमने समझा। यहाँ से बताओ पीएमएमसी में क्या नहीं समझ में आया। यहाँ से पीएमएमसी स्टार्ट हुआ, हर एक चीज़ को इतना अच्छे से हमने बताया। अब अगर आपके एग्जाम में 7 नंबर में आते हैं तो क्या आप नहीं लिखोगे? वैसे लिखना तो पड़ेगा ही। अब आगे आते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ये जो है नाम से ही क्लियर है कि मूविंग आयरन, इसमें आयरन का यूज करेंगे। अब ये जो है अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप होता है, दो टाइप का होता है। द अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक इंट्रैक्शन पे ये काम करता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, सॉरी पीछे पीछे वाले हमने लेंज लॉ बोल दिया था भैया, वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पे लेंज लॉ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे डी एवरोसोल जो ये है ना, डी एवरोसोल, यहाँ प्रिंसिपल आएगा तो लेंज लॉ मत लिख देना, गलती हो गया था मेरे से। यहाँ पे डी एवरोसोल प्रिंसिपल के कारण इसमें जो होता है परमानेंट मैग्नेट होता है, और इसमें क्या होता है हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है अट्रैक्शन जो होता है रिपल्सन, दो टाइप का हमारा मूविंग आयरन, ये भी एमीटर वोल्ट मीटर ही बनता है, लेकिन ये एसी पे काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है। और ये जो होता है ना, व्हेन करंट पासेस थ्रू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, वही बोल रहा है। और सॉफ्ट आयरन हम प्रोड्यूस करते हैं, उसके कारण हमारा जो होता है, हमारा जो होता है इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉइलिंग है, यहाँ पे बैलेंसिंग मेट है, ये हमारा, जैसे इसमें हम इनपुट देंगे, इसमें क्या होगा, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से टॉर्क डेवलप होगा, टॉर्क जैसे डेवलप होगा, इसमें बैलेंस मतलब ये डैम्पिंग टॉर्क को डैम्प करने के लिए एयर फ्रिक्शन, एयर डैम्पिंग का यूज करते हैं। तो ये हमारा ये भी नीडल क्या होगा, जैसे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, हमारा नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जितना डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये हमारा जो होगा, हमारा जो वैल्यू मेजर करना है, करंट मेजर करना है या वोल्टेज हम मेजर कर लेंगे। इसमें एक अट्रैक्शन टाइप होता है, एक रिपल्सन टाइप, उसको जरूर देख लेना, लगता है मैं लेना भूल गया हूँ। अट्रैक्शन टाइप क्या होता है, सिंपल, अगर मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ऐसा हम सॉफ्ट आयरन का यूज कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन के कारण हमारा जो वैल्यू शो हो रहा है, तो उससे हम अट्रैक्शन टाइप कहेंगे। और उसमें रिपल्सन का यूज हो, अगर रिपल्सन, उसका दोनों का फिगर अलग अलग होता है, देख लेना एक बार, मैं भूल चुका हूँ लगता है। रिपल्सन कारण होता है तो वो रिपल्सन टाइप हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ से हमने मूविंग आयरन कंस्ट्रक्शन हमने बताया। कंस्ट्रक्शन में जितना भी है, एयर डैम्पिंग, पिस्टन, स्केल, बैलेंसिंग मेट, ये कॉइल, कंट्रोलिंग मेट, सबके बारे में जरूर डिटेल में लिखना। जैसे देखो, बार बार तो मैं लिख नहीं सकता, जैसे कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा, कंस्ट्रक्शन के बाद जैसे मैंने बोला था कि फिगर बनाओ, फिगर बनाने के बाद ये जरूर लिखो, सब जो भी यूज कर रहे हो, पॉइंटर, स्केल, स्केल सबके बारे में एक एक लाइन लिख दो, ठीक है। उसके उसके मतलब यूज लिखने से आपका पेज भी भरेगा, और एक अच्छा मतलब आपका प्रेजेंटेशन भी आपके टीचर को लगेगा, ठीक है। उसके बाद वर्किंग की बात करें तो वही वर्किंग है, वर्किंग वही, व्हेन करंट पासेस थ्रू द कॉइल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, सॉफ्ट आयरन जो होगा अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण जितना हमारा डिफ्लेक्शन चाहिए, जितना हमें मेजर करना है उतना मेजर होगा, और इसके हेल्प से हम मूविंग आयरन का मतलब अल्टरनेटिंग करंट से भी हम करंट वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। ये सस्ता होता है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है। ये जो होता है एसी और डीसी दोनों मेजर कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने पीएमसी बताया था, केवल पीएमसी जो होता है डीसी पे काम करता है, एसी पे काम नहीं करता है। तो ये दोनों पे काम करता है। ये जो है इसका जो होता है वो हाई डिफ्लेक्शन टॉर्क, इसका डिफ्लेक्शन टॉर्क ज़्यादा होता है, और ये थोड़ा एक्यूरेट होता है, लेकिन रीजनेबली एक्यूरेट होता है, लेकिन पीएमसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसका अगर डिसएडवांटेज बात करें, उसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना चाहिए था, लेकिन शायद मैं भूल चुका हूँ। तो आगे हम बात करते हैं, ये डिसएडवांटेज की हम बात करें तो ये इसका नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। जैसे हमने बताया था ना कि पीएमसी का लीनियर होता है, फाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन इसमें आई स्क्वायर हो जाता है, शायद देख लेना एक बार। तो ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये उतना सेंसिटिव नहीं होता है, ये पावर कंजप्शन मतलब यूज करता है। पावर कंजप्शन क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम वो मतलब हम इसमें सॉफ्ट आयरन को यूज कर रहे हैं, तो सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, इंड्यूस होने के कारण उसमें भी ईरर होगा, इसमें भी ईरर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ईरर पढ़ेंगे तो हिस्टैरिसीस लॉसेज आएंगे। हिस्टैरिसीस लॉसेज क्यों आती हैं, द कजेज ऑफ टेंडेंसी ऑफ आयरन पार्ट इन रिमेन मैग्नेटिज्म। हिस्टैरिसीस पढ़े हो गए ना, अब यहाँ पे तो हम हिस्टैरिसीस लॉस बताएंगे नहीं, ये सब सिंपली बताएं। तो कोई आयरन पीस है,
उसमें पहले से डोमेन डिसाइड होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। जैसे इसमें हमने करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डोमेन में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हटाएं फिर डोमेन चेंज हुआ, डोमेन चेंज होने के कारण इसमें मैग्नेटिज्म एक अमाउंट में सस्टेन हो गया, तो वो है ईरर शो करने लगेगा, उसे हम हिस्टैरिसीस ईरर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो हिस्टैरिसीस ईरर को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वन शॉट है और अभी तक 54 मिनट हो चुका है, हमें इसको 1 घंटे के अंदर बहुत चीज़ों को बताना भी है। तो हिस्टैरिसीस ईरर आप पढ़े होंगे, मेरा बिल्कुल उम्मीद है कि आप ये रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दे रहा हूँ कंटेंट, और ऑब्वियसली आपको अच्छा लग रहा होगा। अब हिस्टैरिसीस लॉसेस कैसे कंपनसेट करते हैं, कंपनसेट करने का टेक्निक होता है, हिस्टैरिसीस ईरर कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग मैग्नेटिक मटेरियल लो, मतलब लो हिस्टैरिसीस लॉसेस वाला मटेरियल को यूज करके हम हिस्टैरिसीस लॉसेस को हम रिमूव कर सकते हैं। फ्रिक्शन ईरर होता है, फ्रिक्शन ईरर भी मतलब जो हमारा मतलब ऑब्वियसली जब नीडल रोटेट होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन को ईरर को हम मतलब रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, उसमें ग्रीसिंग करेंगे, जो भी आयलिंग करेंगे, तो फ्रिक्शन ईरर होता है, वही लिखा हुआ है कि लुब्रिकेंट का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मूव होगा तो फ्रिक्शन होगा ही। तो टेम्परेचर ईरर, टेम्परेचर ईरर का हमने बताया ही था, टेम्परेचर ईरर मतलब देखो ईरर जो होगा ना दोनों में सेम ही होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मूविंग आयरन हो या परमानेंट मैग्नेटिक कॉइल हो, ठीक है। टेम्परेचर ईरर के लिए भी वही है कि मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, टेम्परेचर चेंज होने के कारण इसमें डिफ्लेक्शन मतलब जो ईरर आने लगेगा उसके लिए लो टेम्परेचर कोफिशिएंट के मतलब मटेरियल को यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका मूविंग आयरन हुआ, मूविंग आयरन में 2 टाइप होता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ 2 टाइप होता है, पहला जो होता है अट्रैक्शन टाइप होता है, दूसरा जो होता है रिपल्सन टाइप, इसको जरूर देख लेना, मैं यहाँ पे लेना भूल गया हूँ, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। जो इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन, देखो यहाँ नाम ही है इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल एसी पे काम करता है। ये जो होता है ये आपके एनर्जी मीटर, जो आपके घर में एनर्जी मीटर लगा होता है ना, एनर्जी मीटर जिसे वाट मीटर कहते हैं, जो आपके घर में लगा होता है, ये आपका इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हो आगे चैप्टर में, यहाँ पे आप जानते हो शुरू में इन्होंने बोला था जो चैप्टर नंबर 1 है आपका वो इंट्रोडक्शन है, और देखो इसमें इंट्रोडक्शन इन्होंने पढ़ा, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, सब कुछ हमने देखा, ठीक है। तो इसमें हम आगे हम पढ़ने वाले हैं इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड सॉरी एन इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड, 2 मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इसमें हम इंड्यूस कराएंगे इसके मतलब जो अंदर जो कॉइल होगा, और इस कॉइल से हम मतलब दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर एसी मेजरमेंट, हमने बताया आइदर यूज फॉर एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, और ये जो होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन पे काम करता है, और इसमें फाई 1 फाई 2 2 फ्लक्स बनते हैं, 2 फ्लक्स बनने के कारण उसमें चेंजेस होता है, और चेंज होने के कारण इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और इसमें डिस्क यूज करेंगे। देखो इसका 3 फिगर बनाया हूँ मैंने, 3 फिगर आपको दिया है, सोचो 3 फिगर, तीनों में जो अच्छा लगे। देखो यहाँ पे एल्युमिनियम डिस्क होगा, इसमें 2 हम कॉइलिंग करेंगे, दोनों की कॉइलिंग में चेंज होगा फ्लक्स में, यहाँ फाई 1 बनेगा, यहाँ फाई 2, दोनों में चेंज होगा, चेंज होने के कारण इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण हमारा इंडक्शन टाइप जो एमीटर, वोल्ट मीटर या वाट मीटर है वो प्रोड्यूस होगा। देखो यहाँ पे डिस्क होगा, यहाँ पे हमने एक मतलब एक हमने यहाँ पे कॉइलिंग किया, यहाँ पे एक हमने कॉइलिंग किया, मतलब यहाँ पे देखो सीरीज मैग्नेट, शंट मैग्नेट लेंगे, ये शंट मैग्नेट होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, इसके बीच में डिस्क हम यूज करेंगे जो कि रोटेट करता है, जैसे ये रोटेट करेगा मतलब इसमें चेंजेस होगा, चेंजेस होने के कारण ये डिस्क रोटेट होगा, वहाँ पे डायरेक्ट हमारा कॉइल में जो वाइंडिंग था वही रोटेट होगा, उससे नीडल हम यूज कर रहे थे और शो हो रहा था, यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे हमारा जो ये डिस्क रोटेट होगा, और इससे हम अटैच करेंगे ये पॉइंटर, देखो पॉइंटर अटैच है, और यहाँ पे स्केल होगा, ये शो करेगा, तो ये भी एसी पे काम करता है। सभी का मतलब वही है कि हमारा टॉर्क जैसे ही प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होने के बाद डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन होने के बाद नीडल हमारा मतलब जितना वैल्यू मेजर करना रहेगा उतना शो करेगा, और हम अपना मेजर ले लेंगे। तो इंडक्शन टाइप का ऐसे ही है, इंडक्शन टाइप का फिगर जो भी आपको समझ में आया वो तीनों में से एक बनाना, और जो हमने ये कंटेंट दिया है कंटेंट जरूर लिखना, ऑब्वियसली जितना मार्क्स आएगा उतना नंबर मिलेगा। इसमें भी कुछ ईरर होते हैं। सबसे पहला जो ईरर होता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड और कंपनसेटेड, मतलब इस ईरर जो होता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मतलब ऑब्वियसली आप देखो इसमें अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट यूज करने के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डिस्टॉर्शन होने लगता है, और डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें चारों तरफ हम क्या करते हैं विद द सॉफ्ट आयरन कोर, हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। दिस ईरर कैन बी मिनिमाइज बाई यूजिंग सेल्डेड केस सराउंडेड इंस्ट्रूमेंट विथ सॉफ्ट आयरन कोर, जितना ज़्यादा सॉफ्ट आयरन कोर यूज करोगे उसमें स्ट्रे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कम से कम होगा।
दूसरा जो होता है ईडी करंट एरर। ऑब्वियसली भाई देखो यहाँ पे हम डिस्क यूज कर रहे हैं तो इसमें एरिया ज़्यादा है तो इसमें ऑब्वियसली ईडी करंट तो पड़े ही हो गए। यहाँ पे ईडी करंट मैं समझा नहीं सकता, तो ईडी करंट होता है। और ईडी करंट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब मूविंग पार्ट में ईडी करंट होता है। ईडी करंट दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोर होता है वो लैमिनेट करते हैं। ट्रांसफार्मर में पढ़े होगा, मशीन में भी पढ़ोगे आगे। ट्रांसफार्मर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब जो फंडामेंटल उसमें पढ़े होगे, उसमें यहाँ मालूम ही होगा कि हम जो कोर लेते हैं उसमें लेमिनेशन करते हैं। लेमिनेशन इसलिए करते हैं कि हमें ईडी करंट से दूर करना होता है। ठीक है, अगर लेक्चर वीडियो होता तो बहुत अच्छे से हम आपको समझाते हैं, लेकिन क्या करें, वन शॉट इज़ अ काइंड ऑफ रिवीजन। तो रिवीजन में भी आपको जितना हो सकता है उतना मैं कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार 1 घंटे बोलते बोलते हालत ख़राब हो चुका है, लेकिन हम अब बिल्कुल समाप्ति की घड़ी पे हैं और मज़ा भी आ रहा है ऑब्वियसली समझने में और समझाने में भी। आगे देखते हैं। फेज़ एंगल एरर होता है। फेज़ एंगल एरर क्या होता है, मतलब हमारे जो फेजेज़ होते हैं, यहाँ पे अभी देखा, यहाँ पे हम 2 फ्लक्सेस लेंगे 5 1 5 2, इनमें फेज़ में ज़्यादा डिफरेंस होने लगता है 5 1 5 2 में, तो ये भी एक काइंड का एरर ही है। इस एरर को दूर करने के लिए हम शेडेड कॉइल का यूज़ करते हैं। यूजिंग शेडेड कॉइल कॉपर प्लेस्ड सराउंडेड करंट कॉइल। यहाँ लिख रहा है ना कि यूजिंग अ शेडेड कॉइल विच इज़ अ कॉपर बैंड, मतलब कॉपर बैंड का यूज़ करते हैं। जब आप पढ़ोगे ना यहाँ पे देखो एल्युमिनियम डिस्क होता है, इस पर हम कॉपर बैंडिंग यूज़ करते हैं। आगे अभी जो आपका सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में बहुत अच्छे से आप वाट मीटर के बारे में पढ़ोगे। वाट मीटर में 3 टाइप के वाट मीटर होते हैं। डायनेमो टाइप होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डायनेमोमीटर होता है, इंडक्शन टाइप होता है। सब कुछ पढ़ोगे वहाँ, डिटेलिंग में हुआ है, डिटेलिंग में दिया हुआ है। यहाँ पे हम शुरू से बोल रहे हैं, यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको दे दिया सब कितने टाइप के एरर होते हैं हमने समझाया। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है आपका आज का यूनिट फर्स्ट का कह सकते हैं, वो जो है रेंज एक्सटेंशन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। जो हमारा परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल है, इसके हम रेंज को बढ़ा सकते हैं। रेंज को हम कैसे बढ़ाएंगे, यूजिंग शंट, यूजिंग मल्टीप्लायर। अब शंट क्या होता है, शंट एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस, उसको हम पैरेलल में यूज करते हैं। देखो जैसे क्या करेंगे हम, यूजिंग शंट, शंट का यूज करके क्या करते हैं, सबसे पहले यूजिंग शंट मेथड होता है। रेंज कैसे बढ़ाएंगे, रेंज बढ़ाने के लिए सबसे पहला मेथड जो होता है शंटिंग मेथड होता है। देखो शंट क्या होता है, एक लो टाइप के यहाँ पे लिखा होगा, ये लो रेजिस्टेंस होता है और कनेक्ट इन पैरेलल विथ मूविंग कॉइल। देखो हमारा पीएमएमसी है, ठीक है, ये पीएमएमसी के ऐसा है कि पीएमएमसी के पैरेलल में एक शंट हम यूज करेंगे जो कि लो रेजिस्टेंस होता है। जब लो रेजिस्टेंस होगा तो सब जो मान लो हाई करंट आ रहा है, ठीक है, करंट ज़्यादा है, तो अब करंट जो होगा सब इधर फ्लो हो जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आप जानते हो कि करंट जो होता है वो मिनिमम रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करता है। तो इसका रेजिस्टेंस मिनिमम है तो सब करंट इधर से फ्लो होगा। और हमें मेजर करना है क्या, करेंट, तो करंट इसमें कम फ्लो होगा, यहाँ पे हम मीटर लगाएंगे और हम मेजर कर लेंगे। तो ऐसे हम क्या किए, ऐसे सोचो हमारा गैल्वेनोमीटर है चाहे पीएमएमसी है, उसका हम रेंज बढ़ा दिए। मान चलो वो केवल 5 एम्पियर तक ही मेजर कर रहा है, 0 से 5, लेकिन मान चलो यहाँ पे 10 एम्पियर आ रहा है। जब 10 एम्पियर आ रहा है यहाँ पे, तो ये अब 8 एम्पियर इधर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, कुछ इसमें आएगा और हम इसका यूज करके हम इसका रेंज बढ़ा दिए और यहाँ से हम करंट मेजर कर लेंगे। तो यही लिखा हुआ है, यूजिंग लो रेजिस्टेंस कंडक्टर पैरेलल विथ मूविंग कॉइल। हम क्या करते हैं, मतलब बाईपास कर देते हैं करंट को, यहाँ से फ्लो, पहले यहाँ से फ्लो हो रहा था अब यहाँ से फ्लो होने लगेगा, तो यहाँ करंट कम आएगा। करंट कम आने के कारण हम इसका रेंज बढ़ा देंगे। और ये जो होता है, ये जो शंट मेथड होता है, शंट मेथड जो होता है वो करंट का रेंज बढ़ाने के लिए होता है। अब करंट हमने देखा, एमीटर का रेंज कैसे बढ़ाते हैं ये हमने देखा। अब दूसरा हम देखेंगे यूजिंग मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारा ये मूविंग कॉइल है, इसके सीरीज में हम मल्टीप्लायर हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा होगा मल्टीप्लायर इज अ हाई रेजिस्टेंस रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल। जैसे हम इसमें लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा, तो इसमें करंट का वैल्यू जो होगा कम हो जाएगा। करंट जब कम आएगा तो हमें क्या करना है, हमें वोल्टेज मेजर करना है, और इसमें वोल्टेज जो होगा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे वोल्टेज मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर करंट ज़्यादा आता तो वोल्टेज कम होता है, लेकिन वोल्टेज कम आएगा तो वोल्टेज हम मेजर कर लेंगे। ये लिखा हुआ है कि मल्टीप्लायर जो होता है, द मल्टीप्लायर, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लायर रिड्यूसेस द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल अलाउइंग द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हाई वोल्टेज ऑब्वियसली। और ये जो होता है, ये मेजर जो होता है, ये हम यूज टू एक्सटेंड द वोल्टेज रेंज का मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो लास्टली हम यही कहेंगे कि अभी आप देखो 1 घंटे 4 मिनट में पूरा आपका 1 शॉर्ट यूनिट का हमने फर्स्ट यूनिट कवर किया। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और पीपीटी के लिए आप चैनल मतलब टेलीग्राम का चैनल मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन करो। थैंक यू।